दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सरकार ऐलान किए जाए, मीडिया बिना सवाल किए उसे दिखाता चला जाए और उस पर चर्चा के दौर में लगातार सरकार के ऐलान को लेकर ही उसके कसीदे गढ़े जाएं, तो फिर जमीनी सच क्या है यह आप कैसे जान पाएंगे। और खास तौर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर जब आप दूसरी खेप आज सामने आई तो उसने भी बहुत सारे सवाल सीधे तौर पर पैदा कर दिए। क्या वाकई इस देश में अब पत्रकार का काम यह नहीं रह गया है कि वो अगर एसी कमरे में स्टूडियो में बैठा भी है तो कुछ हिसाब किताब कर ले, समझ ले कि दरअसल इतनी रकम है, कितने लोगों को दी जा रही है, मिलेगी कितनी। या फिर जो सरकार ने अपने तौर पर चीजें दे दी हैं और जिन जगहों पर वो पहुंच गई है वहां के लोगों से बात कर ली जाए और पूछा जाए जो सरकार कह रही है ये आपको मिल गया है, ये मिला है कि नहीं मिला है। ये बड़ा छोटा सा काम है, ये कोई पत्रकारीय हुनर इसके लिए नहीं चाहिए, ये तो एक बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में 20 लाख करोड़ के जिस राहत पैकेज का ऐलान है, दरअसल भारत एकमात्र दुनिया का देश है जहां पैकेज की परिभाषा भी बदल दी गई। दुनिया भर में जितने भी पैकेज दिए जा रहे हैं उस पैकेज का मतलब यही है कि ये हमने आपको रकम दे दी, ये हमने राहत दे दी, हम इसकी एवज में आपसे कुछ नहीं लेंगे, भविष्य में भी नहीं लेंगे, इसे तो हम भूल जाएंगे क्योंकि ये एक राहत पैकेज है। लेकिन भारत की फेहरिस्त अगर देखिएगा इस राहत पैकेज के भीतर की, तो आपको इस सच की जमीन बड़ी पोपड़ी दिखाई देगी। ये दरअसल एक रुखड़ापन है इसके भीतर एक तरीके की त्रासदी भरी हुई है और कहें तो बहुत बड़ा झूठ भी है इसके भीतर में। हमें लगता है कि आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कहां से शुरू किया जाए। अगर तुरंत आपसे जिक्र करें कि मैथमेटिक्स का सवाल है ये, तो आप सोचिए कि इस देश के भीतर में लगभग 86,600 करोड़ का लोन किसानों को दिया गया मार्च और अप्रैल में। जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। कितनों को दिया गया? 63 लाख लोन मंजूर किए गए। 63 लाख लोन अगर मंजूर किए जाते हैं और कुल रकम अगर 86,600 है तो औसत एक लोन पड़ेगा लगभग 13,746 रुपए, यानी एक किसान के पास आया 13,746 रुपए। यह एक औसत स्थिति है जो मार्च और अप्रैल का जिक्र हुआ है। अब इसके जरिए ही उसको राहत आने वाले वक्त में समझनी है, भोगनी है, जो करनी है जिस रूप में कर ले। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन 50,000 तक दिया जाता है और अगर इसको मुश्त मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, और सरकार ने जब आज ये कहा लगभग 1,500 करोड़ मुद्रा शिशु लोन में राहत मिलेगी और कितनों को राहत मिलेगी और यह जानकारी आई 3 करोड़ लोगों को राहत आएगी, तो फिर जब इसे जोड़ा गया तो पता चला सिर्फ 500 रुपए हर किसी को मिलेंगे। यानी शिशु मुद्रा लोन के तहत 500 रुपए आप बांटने जा रहे हैं। यह कौन सा विजन है, किस स्थिति में? हमें लगता है कि आज इसके भीतर घुसे और आपको जरा समझाने की कोशिश की जाए उससे पहले पीएम केयर के बारे में ही जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने जो केयर फंड लिया है उसमें 1,000 करोड़ रुपए इस देश के प्रवासी मजदूरों के नाम किया है। इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों की तादाद अगर 2011 के सेंसस को बेस बनाए तो 14 करोड़ थी, लेकिन 2020 तक आते आते जो अलग अलग मार्फत जानकारी आती है, चाहे वो ILO की जानकारी हो यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या CMI हो या फिर अलग NGOs हो, उसके जरिए ये बात निकल कर आती है इस देश में लगभग 23 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। अब आप सोचिए 1,000 करोड़ को अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से 14 करोड़ में बांटिएगा तो हर के हिस्से में आएंगे 71 रुपए 42 पैसे, और अगर 23 करोड़ मान लीजिएगा तो हर हिस्से में आएंगे 43 रुपए 47 पैसे। इसके लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसकी दूसरी स्थिति दिखाइए। कहा गया कि 2,000 करोड़ वेंटिलेटर लेकर आएंगे, और वेंटिलेटर कितने लाएंगे इसकी भी जानकारी दी गई। लगभग 50,000 वेंटिलेटर हम लेकर आएंगे। हमने जब पता लगाया कि वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है, इस 50,000 वेंटिलेटर को लाने का मतलब है 4 लाख का एक वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर की कीमत अगर डिजिटल तौर पे आप लेते हैं तो सबसे सस्ता डिजिटल वेंटिलेटर मिलता है लगभग 45,000 में, और सबसे सस्ता मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है वह मिलता है 1,25,000 में। और डिजिटल का जो हाईएस्ट रेंज है वो तकरीबन 9 लाख का पड़ता है, और मैकेनिकल का जो हाईएस्ट
वेंटिलेटर है, ऊपरी रेंज है, वह भी लगभग 9 लाख का पड़ता है। लेकिन इन्होंने 4 लाख बीच में स्थिति लाई है और 50,000 ही वेंटिलेटर ला रहे हैं। लेकिन डिजिटल और मैकेनिकल वेंटिलेटर की बीच की स्थिति में अगर आप आइएगा तो ये और कम में मिल सकता है। इसका मतलब क्या है ये आप समझिए, इसके मतलब और मायने आने वाले वक्त में क्या होंगे, ये बताते हुए कि इन सब के बीच 100 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए भी दिए गए हैं, कोविड के रिसर्च के लिए। और आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो अपना बजट है इस कोविड वायरस को लेकर रिसर्च के तौर पर, वह भारत द्वारा दिए गए 100 करोड़ से लगभग 25 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। और इन सब के बीच हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने ऐलान किया है कि वो लगभग 100 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए भारत को देगा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कहां पर खर्च कर रहे हैं, किस रूप में खर्च कर रहे हैं और इसके मतलब मायने क्या होंगे। सरकार किस रूप में दे रही है, क्या दे रही है। लेकिन आज जब ऐलान हुआ किसानों का तो हमें लगा कि यह एक बड़ी बात हो रही है। किसानों को लेकर सरकार संवेदनशील बहुत पहले से रही है और इसका जिक्र आज वित्त राज्य मंत्री ने भी कर दिया कि 2014 से ही किसानों को लेकर सरकार फिक्रमंद थी। और उसके बाद जो उन्होंने डाटा देना शुरू किया, हर जगह कैसे कैसे चीजें पहुंच गई, हमें लगा कि तुरंत इसका पता लगाना चाहिए। जैसे किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए जो दिए जाते हैं, यानी 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने पर, वह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और इस बार हमने जानबूझकर ऐसी जगह को चुना जहां पर महात्मा गांधी भी गए थे। चंपारण सत्याग्रह शुरू करने से पहले जब वह चंपारण गए थे, फिलहाल वो पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, उसमें उसका उस समय हेडक्वार्टर मोतिहारी हुआ करता था, तो हमने सोचा वहीं के गांव के लोगों से पता लगवा लें। और तमाम जगहों पर स्ट्रिंगर्स रहते हैं, रिपोर्टर रहते हैं, आपको कुछ बहुत करने की कोशिश नहीं करनी है, एक फोन लगाइए और पता लगाइए कि भाई आप इस गांव में जरा पता लगा लीजिए कि उन तक पहुंचा है या नहीं किसान सम्मान निधि। और चूंकि चंपारण तो हर कोई जानता है और मोतिहारी, अब हम उस जब गांव में पता लगाने लगे तो आपको जानकर यह हैरत होगी कि जिस गांव में खुद महात्मा गांधी भी गए थे, उस गांव के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई, जो पट्टी जसौली गांव है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के 2-4 गांव की जानकारी मिली, जिसमें एक लक्ष्मण टोला है, जिसमें एक है पातुरिया टोला भताता एक गांव है, उसके अलावे एक नौरंगिया गांव है। हमने यहां के लोगों से पता लगवाया कि उनको किसान सम्मान निधि मिली है नहीं, जो आज ऐलान हो रहा था उससे पहले जो दिया जा चुका है उसकी जानकारी जब सरकार की तरफ से दी गई। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के लक्ष्मण टोला, उस गांव का नंबर है 929558 सरकारी दस्तावेज में। वहां पर कुछ नाम हम पढ़ देते हैं। कुल उस गांव के 167 लोग हैं जिसे किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए। जिनसे पूछा गया नहीं मिला है, उसमें कुछ नाम आपको बता देते हैं। अजय शाह, बाबूलाल प्रसाद, चंदा देवी, अमृता कुमारी, भगवान प्रसाद, अर्जुन कुमार, भोला प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद, चंद्रेश्वर ठाकुर, गणेश पासवान, हाकिम प्रसाद, गीता देवी, जागिया देवी, राजेश्वर कुमार शाह, सुरेश प्रसाद, शिवभूषण प्रसाद, जयमती देवी नहीं मिला है। एक और गांव है जो कि पट्टी जसौली, जहां पर महात्मा गांधी गए थे, उसके बगल का है पातुरिया टोला बहुत आता है। इस गांव का नंबर है 217980। ये ज्यादातर यहां पर साहनी परिवार रहते हैं, तो रामबचन साहनी, शिवनाथ साहनी, मदन साहनी, विनय कुमार, सुमित्रा देवी नहीं मिला है। जो जानकारी निकल कर आई, किसी को भी किसान सम्मान निधि की रकम नहीं मिली है। एक नौरंगिया गांव है, इस गांव का नंबर है 217922। अजय कुमार, अनंत राय, अनिल राय, बिंदु देवी, नंदलाल प्रसाद यादव, नारायण राय, लगभग 350 से ज्यादा इस गांव में सम्मान निधि पाने वाले किसान हैं, नहीं मिला है। जो नाम हमने चेक करने के लिए बता दिया आपको कि आप भी चेक करेंगे तो इन्हें नहीं मिला है। अब यहां पर सवाल होता है कि क्या वाकई अब जो कहा जा रहा है कि हमने इस रूप में कर दिया, और इतना ही नहीं, जो प्रवासी मजदूर गांव लौटे हैं उनके लिए कहा गया वो मनरेगा में अपना रजिस्टर्ड नाम करा लें, उनको काम मिल जाएगा। तो इसके लिए भी जो डाटा दिया गया, आज जो दिया गया, उस डाटा को, वो डाटा हालांकि बताया गया 13 तारीख का है, लेकिन हमने 13 को नहीं, हमने 14 को देखा। आज की तारीख में अभी तक की स्थिति मनरेगा के तहत क्या है, उसमें वो जानकारी निकलकर बता रहे हैं कि पिछले साल के अप्रैल और मई के महीने की तुलना में इस बार चूंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो हमने अब ज्यादा काम देना शुरू किया है और पिछली बार से ज्यादा काम दे दिया है।
अप्रैल 2019 में जितने लोगों को काम दिया गया था वह तकरीबन 2,13,12,033 किसान थे और अप्रैल 2020 में जिन्हें काम मिला मनरेगा के तहत उनकी तादाद 1,67,61,412 यानी तकरीबन 36 लाख लोग कम हैं अप्रैल के महीने में जो पिछले साल जिन्हें काम मिला था। अगर मई के महीने में इस महीने का जिक्र करिएगा तो ये एक लिहाज से निकाल लेते हैं कि किस रूप में औसत है। उस लिहाज से 2020 के मई में 2,72,00,000 लोगों को काम मिला, लेकिन 2019 में चले जाइएगा तब पता चलेगा कि वहां पर 3,61,00,000 लोगों को काम मिला था, यानी उसमें भी लगभग और स्थिति लगभग 36 लाख से कम की स्थिति है। सवाल यह है कि हमें सिर्फ आंकड़े सरकार को भी बताने हैं, जैसे 20 लाख करोड़ बोल दिया गया, यह कमोवेश वैसे ही है जैसे आपके जहन में एक दौर का याद आएगा कि 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा। या हमें लगता है कि समझना होगा कि खास तौर से हम लोग जब जिक्र करते हैं बिहार यूपी का, जहां से सबसे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर देश भर में फैले हुए हैं, अभी भी अटके हुए हैं। याद कीजिए 2015 उस वक्त जब प्रधानमंत्री गए थे वहां पर पहली बार तो कह रहे थे कि कितने का पैकेज दे, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, और उन्होंने बोला था फिर 1,20,000 करोड़ का पैकेज, एक लिहाज से बोली लगा रहे थे। तो वह उस दौर में चले जाइएगा और अब की स्थिति में देखिएगा तो आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या उस समय पैसा बहुत ज्यादा था? क्या इस समय पैसा नहीं है? अगर उस समय पैसा था तो इस दौर में पैसा क्यों नहीं है? ये सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। और इतना ही ये सवाल नहीं आएगा बल्कि ये स्थिति क्यों आ गई यह भी सवाल आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए 2014 में क्या स्थिति थी। 2014 में कमोवेश भारत की इकोनॉमी जो थी वह 2 ट्रिलियन की थी और मौजूदा वक्त में आइएगा तो भी वो 2 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी है भारत की, 2.5 ट्रिलियन से भी कम की हो गई है। तो इसका मतलब है कि इस 6 साल में जो हम लोग जीडीपी का ग्रोथ दिखलाते थे, जो ग्रोथ अक्सर 6%, 7%, तो वो ग्रोथ का पैसा कहां गया? वो किस दिशा में चला गया? जाहिर है सरकार ने इस दौर में अपने तौर पर बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर अपनाए, अपने प्रचार प्रसार में खूब पैसा लगाया और एक लिहाज से टोटली अनप्रोडक्टिव काम इस दौर में खूब हुआ इस देश के भीतर में। और इसके ठीक समानांतर इस देश की जो पैरेलल इकोनॉमी थी, जिसको कुछ लोग ब्लैक मनी भी कहते हैं, कुछ कहते हैं छुपाई हुई रकम होती है, वो चाहे घर की दादी माँ के हिस्से में आती हो जो डब्बों में थी, या फिर जो नोटबंदी के बाद से चीजें इस देश के भीतर में खत्म हुई, वो पैरेलल इकोनॉमी इस देश में खत्म हो गई। और सरकार ने ये मान लिया था कि दरअसल धीरे धीरे हम पूरे देश की इकोनॉमी को अपने साथ समेट लेंगे, जैसे चाइना के भीतर की इकोनॉमी है और चाइना समेटे हुए, और धीरे धीरे हम समेट कर इस देश की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 3 से 5 ट्रिलियन, 5 से 20 ट्रिलियन तक ले जाएंगे और फिर सारी चीजें हमारे हाथ में रहेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने इस देश के कंज्यूमर को ही खत्म कर दिया। जो कंज्यूमर था, अब कंज्यूमर नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। कल ये सवाल पूछा गया था वित्त मंत्री से कि पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा था बोरो करेंगे। बोरो करने का मतलब होता है नोट छापेंगे, लेकिन सवाल है नोट छापेंगे, ग्रोथ होगी नहीं, ग्रोथ होगी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। अब आप क्या करेंगे? चीजों को संभालेंगे कैसे? नोट तो लोगों को बांटने नहीं निकल जाएंगे आप। तो आपके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, और जो पिछले 6 बरस की मशक्कत थी, जो आप लगातार जिस इकोनॉमी से खेल रहे थे, और इस देश की जो पैरेलल इकोनॉमी और इस देश के कंज्यूमर को आपने खत्म करके स्टेट को ही एक बड़ा कंज्यूमर बना लिया, तो आज ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर स्टेट कमजोर कंज्यूमर है और बेसिक कंज्यूमर जो था इस देश का, उपभोक्ता जो था, वो खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे और कैसे चीजों को पटरी पर लाएंगे? यहीं पर एक शून्यता है और यहीं पे वो भाव है जहां पर विजन नजर नहीं आ रहा है कि इस देश को संभालें तो कैसे संभालें। क्योंकि और इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे, जिन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, मनरेगा के तहत देखिए बिहार में 2019 के अप्रैल के महीने में 11,52,000 मनरेगा मजदूरों को काम मिला। इस साल सिर्फ बिहार में 8,56,000 को मिला। अगर मई के महीने में आइएगा तो मई के महीने में 13 लाख, पिछले साल 13,08,000
मजदूरों को काम मिला था, इस बार 9,30,000, यानी कम काम मिल रहा है। तो जो लौट रहे हैं उनको आप काम कैसे देंगे? और मई के महीने में अगर आएगा, तो अप्रैल का महीना था, मई के महीने में 2019 में 14.5 लाख मजदूरों को काम मिला था, और मई के महीने में 2020 में 10 लाख मजदूरों को काम मिला है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी कमोवेश, मध्य प्रदेश में मई के महीने में चीजें प्रोग्रेस जरूर हुई है। मई के महीने में 2019 में लगभग 15.5 लाख को काम मिला था, 15.5 लाख मजदूरों को। अभी इस बार 24 लाख के लगभग टारगेट में आ गए हैं कि हम मई के महीने में काम दे देंगे। तो मध्य प्रदेश में ज्यादा काम मिला है, इनकार नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यह काम ज्यादा कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। हालांकि जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक लगभग 22 लाख मजदूरों को इस देश में काम ज्यादा मिल जाएगा मई के महीने में। अप्रैल में 36 लाख लोगों को कम मिला है, इसमें मिल जाएगा। अगर यह स्थिति है और कम ज्यादा के बीच में ही अगर हम लोग चल रहे हैं, तो फिर एक अगला सवाल यह भी आएगा कि जो लोग वाकई गांव लौट गए हैं उनके सामने अगर काम नहीं रहेगा तो कल फिर वो वहां से निकलकर वापस शहर में आएंगे। और शहर की स्थिति में अगर डिमांड नहीं है, जो हमने कहा कंज्यूमर खत्म हो गए, स्टेट अपने तौर पर सबसे कमजोर कंज्यूमर हो गया, उसके पास पैसा देने को नहीं है। वह स्टेट को जो पैसा दे रहा है, स्थिति यह आ गई है कि वह किसानों के अनाज को राज्य खरीद ले, इसके लिए तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए सिर्फ दिए गए हैं, स्टेट खरीद ले। अब आप सोचिए कि 6,500 करोड़ को जब देश भर में आप बांटेंगे तो फिर आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर कितना पैसा दिया गया, यानी सबके हिस्से में कितनी रकम आ रही है। 28 राज्यों में चीजों को बांटना शुरू कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। इतनी रकम में कैसे, तो एक गांव में अनाज होता है इतना, उसी को खरीद पाएंगे क्या आप? लेकिन रकम बता दी जाती है कि बहुत ज्यादा है, और इस लिहाज से ये चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमारा सवाल है कि ये पैकेज है या नहीं है, इसकी भी परिभाषा हमको क्या नए तरीके से बदलनी होगी। जो ये पैकेज है या नहीं है, उससे पहले एक चीज, हिंदुस्तान का एक असल सच को जान लीजिए। असल सच भारत का यह है कि हर 5 साल में जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति होता है, उसकी आय में जो बढ़ोतरी होती है वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाती है प्रति महीने। 10 रुपए से ज्यादा उसकी आय बढ़ती ही नहीं है 5 साल के भीतर में। जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, उसकी आय 50 रुपए से ज्यादा बढ़ती ही नहीं है 5 साल में। जो नौकरशाह होता है, उसकी आय 5 बरस में लगभग 4 से 7% तक बढ़ती है। लेकिन इस देश के एमएलए की आय, जो विधायक होता है अलग अलग राज्यों में, उसकी आय 40 से 70% तक 5 साल में बढ़ जाती है। जो सांसद होते हैं, तकरीबन 500 से 200% तक उनकी आय भी बढ़ जाती है। इस देश के भीतर में जो इंडस्ट्री और कॉरपोरेट सेक्टर है, उसके भीतर की भी आय लगभग 25% से लेकर 75% तक, और कईयों की तो 300 और 3000% तक भी बढ़ी है, इसमें कोई इनकार नहीं है। यह हमने एक एवरेज निकाला है ओवरऑल। तो इस देश के भीतर में किनकी आय बढ़ती है, किस रूप में आय बढ़ती है, पहला सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अब राज्यों के पास पैसा बच पा रहा है, क्योंकि हर चीज फेल हो गई है। टैक्स प्रोसेस फेलियर हो गया, जीएसटी में पैसा नहीं आ रहा है, और स्टेट जीएसटी जो होता है वो लगभग 40% चलता है, वहां पैसा नहीं आ रहा है, तो कहां से पैसा लाएगा कोई भी राज्य। वैट जो ज्यादातर पेट्रोल डीजल पर लगता था, इस 2 महीने में वो कंगाल हो गया। 21% उससे पैसा आता था, वह भी खत्म हो गया। जो शराब थी, एक्साइज उस पर लगाया जाता था, 12% आता था, वह भी खत्म हो गया। जो प्रॉपर्टी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, वह भी इस दौर में खत्म हो गया, जिससे लगभग वह भी 11.2% आता था। और जो व्हीकल्स पर जो टैक्स लगाया जाता था, उससे तकरीबन 5.5% आता था। यानी स्टेट के पास पैसा नहीं है, सेंटर बोल रहा है हम बोरिंग करेंगे, यानी पैसा हम छापेंगे, नोट छापेंगे और आरबीआई के जरिए पैसा लेंगे। इकोनॉमी आप इसके जरिए चलाना चाहते हैं, और यह कोई पैकेज नहीं है हो रहा है। इस देश के भीतर में जो रियायत और राहत है, वो सिर्फ इस आधार पे है कि बाद में हम आपसे चीजों को वसूल लेंगे, आप चिंता ना करें। यानी एक पूरे के पूरे प्रोसेस में भारत के भीतर का नया संकट यह है कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 30% पे है, ओवरऑल देश का 27% पे है। जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड की स्थिति क्या होगी कोई नहीं कह सकता है। और हम जब इकोनॉमी को 20 लाख करोड़ के दायरे में राहत के तौर पर देखते हैं, तो जो उत्साह वित्त मंत्री का है और जो उत्साह प्रधानमंत्री ने भी जताया, उसके भीतर का सवाल यह है कि आप अगर इस तरीके से आंकड़ों के हेरफेर में
अगर परिस्थिति को ला रहे हैं तो आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए। देश पूरा चलता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मसलन इस देश के भीतर में लगभग 15 लाख टैक्सियां चलती हैं। मुंबई जैसे शहर में 2 लाख टैक्सियां हैं। दिल्ली जैसी जगह में ऑटो ही यहां पर 1 लाख से ज्यादा है, टैक्सी अलग है 1 लाख से ज्यादा। इस देश के भीतर में इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने वाला हर व्यक्ति ठप पड़ गया, इकोनॉमी में ब्रेक लग गया। अब आप चीजों को डेवलप कर रहे हैं उन आंकड़ों के जरिए और बताना चाह रहे हैं कि दरअसल ये इससे ठीक हो जाएगा। यानी आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि हमें करना क्या है, क्योंकि जब तक आप सच नहीं स्वीकारोगे तब तक आपके सामने कोई नया विजन कैसे आएगा और दूसरा कोई कैसे रखेगा, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो, या इस देश का कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, वो कैसे रखेगा अपने आइडियाज को? क्योंकि आप तो मानकर चल रहे हो ये स्थिति है, उससे शानदार स्थिति से हम निपट रहे हैं और 21वीं सदी भारत की हो जाएगी। आप इस दृष्टि से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन उसके भीतर स्थितियां क्या हैं? क्योंकि जब आप ऐलान कर रहे हो कि हम किसानों को इतनी राहत देंगे, उसमें आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हो उसमें एक तरफ जो कृषि कर्ज दिया जा चुका है उसका जिक्र करते हो, उसके बाद जो नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या अलग अलग योजनाओं को लेकर खर्च करता है आप उसका जिक्र करते हो। छोटे किसानों को जो 30,000 करोड़ का जो अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए दिया गया है वह कमोवेश इससे पहले के हर बरस में खुद सरकारी डाटा बताता है ज्यादा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी आइडिया नहीं है, आप सिर्फ आंकड़ों के जरिए इस देश को किस तरीके से बेवकूफ बना दिया जाए, क्या उस दिशा में आप सोचना चाहते हैं? क्योंकि ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे आपको ऐसी दिशा में ले जा रही है कि आप टैक्स में रियायत नहीं दे रहे हैं, टीडीएस में रियायत दे रहे हैं। वो अभी 10% देते थे टीडीएस, तो अब 7.5% देना होगा। जो एमएसएमई को दिया गया है इक्विटी, जो और एमएसएमई का हिस्सा जो है, हमको लगता है आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एमएसएमई का मसला यह है कि वहां पर 20% संपत्ति जो है वह सरकार कोलेट्रल देगी और बाकी 80% एमएसएमई वाले को लगाना पड़ेगा। और एमएसएमई की जो बढ़ा दी गई है, उसकी जो रेंज बढ़ा दी गई है, उसको जो करोड़ों में तब्दील कर दिया गया है, माइक्रो को कर दिया गया है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, स्मॉल को 10 करोड़ कर दिया गया है, मीडियम को 20 करोड़ कर दिया गया है। और यानी एमएसएमई चालू ही नहीं हो पाएगी। कैसे चालू होगी जब आप बैंक लोन क्यों देगा? इस देश के भीतर का पहला और आखिरी सच यही है, बैंक से लोन लीजिए, उसी लोन को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कीजिए, उसी से चीजें डेवलप कीजिए। लगे चीजें चल रही है तो चल जाएंगी, डूब गई तो फिर बैंक का पैसा डूबा और वो एक एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहा है और अपन अपने तरीके से निकल जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, इस क्राइसिस के वक्त भी इस देश में सियासत हो रही है, जिक्र हो रहा है। नीरव मोदी को कांग्रेस बचा रही थी, विजय माल्या उधर कह रहे हैं लोन हम चुका देंगे, आप हमको वापस बुलाइए। आप समझिए चीजें कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश है या फिर उलझाते हुए अपने आप को ही आंखें बंद करने की स्थिति में आ रही हैं। क्योंकि माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, 1 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में अगर क्वार्टरल मदद सरकार की तरफ से सिर्फ 20% की होगी जो बैंक के जरिए मिलेगी, तो वो बाकी किसी के पास तो ये लिक्विडिटी है ही नहीं। और लिक्विडिटी नहीं है तो किस तरीके, और जब वो लगा भी देगा कहीं पर तो कंज्यूमर तो खत्म हो गया, डिमांड है नहीं, ग्रोथ हो नहीं पा रही है। इसीलिए ये सवाल है कि आखिर आपके सामने जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है क्या? आखिरी बात, हमें लगता है कि महात्मा गांधी भी आज होते, वो तो चंपारण सत्याग्रह शुरू करने गए थे और उस चंपारण सत्याग्रह को शुरू करते समय उनके जहन में उस समय नील की खेती होती थी वहां पर। इस समय तो नील की खेती करने की भी स्थिति इस देश के भीतर में किसानों के सामने नहीं है। और जो झूठ फरेब जो सामने आ रहा है वह इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है कि जब उस चंपारण के गांव में ही सम्मान निधि नहीं पहुंचा है तो फिर इसके मतलब क्या है? इसके मतलब यह है कि सरकार की तरफ से जो भी ऐलान हो रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को माइग्रेंट वर्कर संभालता था और माइग्रेंट वर्कर ही अपने तौर पर अपने परिवार को पालता था। क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में इन सरकारों ने जो भी दान कर दिया, जिस रूप में कहा गया, दान तो नहीं कहें, जो कहा जा रहा है माइग्रेंट वर्कर के लिए 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो 71 रुपए 42 पैसे का हिसाब हमने आपको बतलाया। इस देश में मनी ऑर्डर के जरिए सिर्फ मार्च और अप्रैल में 1051 करोड़ रुपए देश में मनी ऑर्डर कैश दिया गया है और उसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। उत्तर प्रदेश में 274 करोड़ मनी ऑर्डर से पैसा गया है मार्च और अप्रैल के महीने में।
और बिहार में 101 करोड़ रुपया गया है, तेलंगाना में 98 करोड़ गया है। यानी इकोनॉमी जो चल रही है, इस देश को जो चलाया जा रहा था, उसमें सरकार हर जिम्मेदारी से पल्ला बहुत पहले झाड़ चुकी थी। और अब जब पहली बार उसके सामने एक चुनौती आई है कि उसे इस देश को चलाना है, तो देखिए किस तरीके के आंकड़े और किस तरह का भ्रम हम लोग की आंखों के सामने है। और ये सारे सच अगर रिपोर्ट्स के जरिए और इस देश के जर्नलिस्ट लग जाए तो सारा खाचा हर के सामने हर तरीके से आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।